हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन इस पूरे बुक पे हम लोग चर्चा करेंगे। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की प्रत्येक एससीईआरटी के जो उत्तर प्रदेश सरकारी विद्यालयों में किताबें चलाई जाती हैं, उन सभी किताबों पे जो है कि हम लोग चर्चा करेंगे। प्रत्येक पाठ जो इम्पोर्टेंट है, सभी पाठों को जो है कि लिया जाएगा। यदि आप लोग टेट, सुपर टेट या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि पता होना चाहिए। और जो एससीईआरटी की किताबें हैं, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो आपकी प्राइमरी की किताबें हैं, वह आपके इन बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगी। और नॉर्मली जो एग्ज़ाम होते हैं टेट के हो गए, सुपर टेट के हो गए और वनडे के जो कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं, जो डायरेक्ट यहीं से प्रश्न जो है कि एससीईआरटी के ही किताबों से पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही नॉर्मल प्रश्न होते हैं और हम लोग बहुत हाई लेवल पे पढ़ लेते हैं और हम नॉर्मल प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो हम सभी इस पे बारी-बारी से प्रत्येक पाठ पे चर्चा करेंगे। आज जो है कि पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 की जो आपकी बुक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में पार्ट 1 जो आपका है, उस पे चर्चा करेंगे। देखिए क्या-क्या पाठ है, मैं पाठ के बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ। और ये देखिए ये आपकी एकदम नवीन सत्र की बुक है। 2023-24 की बुक है। अभी जस्ट आज ही जो है कि विद्यालयों पे हर विद्यालयों पे यह बुक जो है कि उपलब्ध कराई गई है और सभी बच्चों को यह बुक निःशुल्क जो है कि वितरित की गई है। आइए इसकी रूपरेखा देखते हैं, इसमें क्या-क्या हमको पढ़ना है। जैसे देखिए पाठ 1 में हमारा सौरमंडल, पाठ 2 है पृथ्वी और चंद्रमा, पाठ 3 है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पाठ 4 में पृथ्वी की गतियाँ, पाठ 5 में आपका मानचित्रण पढ़ना है। इसके बाद आपका पृथ्वी के परिमंडल पढ़ना है, विश्व में भारत पढ़ना है, भारत का भौतिक स्वरूप, भारतीय जलवायु पढ़ना है, भारतीय मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव पढ़ना है और हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में जो है कि इस बुक में दिया गया है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पाठ 1 हमारा सौरमंडल, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सभी लोग देख रहे हैं सौरमंडल के बारे में आज के समय में विभिन्न प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए सौरमंडल के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन जो है कि पढ़ते हैं। जो मेन आपका इस पाठ का मेन सारांश है, उस सारांश को मैं बताने का पूरा कोशिश करूँगा और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आइए देखिए, यह एक लड़की है जो कि रात में जो है कि आसमान में देख रही है और आसमान में इसको विभिन्न प्रकार के तारे, चंद्रमा और अन्य जो है कि पिंड जो है कि दिखाई देते हैं, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस पिंड को हम लोग आकाशीय पिंड या तो खगोलीय पिंड भी कहते हैं। इन पिंडों को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहा जाता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। फिर देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताया जाएगा। ये आप लोग जो है कि पीडीएफ को लेके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए रात के रात में आकाश में टिमटिमाते हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैस से बने गोले हैं। देखिए हमको ध्यान देना है, जो तारे होते हैं वह क्या होते हैं? गर्म गैस के बने गोले होते हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है और तारों में जो है कि स्वयं के द्वारा उत्पन्न प्रकाश और ऊष्मा भी होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना
शक्तिशाली दूरदर्शी के नहीं देख सकते। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन-सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा आपका सूर्य है। और तारे किसके बने होते हैं? तो तारे जो होते हैं कि गर्म गैस से बने होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तारों में स्वतः जो है कि उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा भी होती है, स्वयं उनमें प्रकाश और ऊष्मा भी होती है, ये भी आपको विशेष ध्यान देना है। फिर आइए आगे चर्चा करते हैं। आगे आपका है, रात्रि के समय आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती है, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। आपसे पूछेगा नक्षत्र मंडल क्या है? तो जो रात्रि के समय आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ जो दिखाई पड़ती है, उसी को हम लोग नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। आइए कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए जो खगोलविदों ने के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल हैं? तो टोटल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं, जिसमें आपका ओरियन ओरियन एक आपका है, फिर आपका अर्सा मेजर जिसको कि बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कैनिस मेजर जो है कि ग्रेट डॉग के नाम से जाना जाता है, एवं स्मॉल बियर जिसको कि सप्तर्षि मंडल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही सप्तर्षि मंडल एवं ध्रुव तारों की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। और प्राचीन समय में जो उत्तर दिशा का निर्धारण था, वह इन्हीं ध्रुव तारों और सप्तऋषि तारों के माध्यम से किया जाता था। आइए देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे एक लड़की है जो कि उत्तर दिशा में जो है कि मुँह करके खड़ी है, और देखिए जो ये आपके यहाँ पे जो तारे दिख रहे हैं, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये जो 2 तारे हैं, इसी के ठीक सामने देखिए एक दूर जो है कि ये जो आपका तारा दिख रहा है, यही तारा आपका जो है कि ध्रुव तारा कहलाता है, जो कि उत्तर दिशा का संकेत है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि ध्रुव तारा किस दिशा में होता है? तो उत्तर दिशा में होता है, ये भी आपको विशेष ध्यान देना है। और जो सप्तऋषि जो 2 तारे होते हैं, उनके ठीक ठीक सामने, ठीक सीधे में जो है कि ध्रुव तारा होता है। फिर आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं सौरमंडल के। देखिए जो हमारा सौरमंडल है, इसमें सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छर तारे और उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो जो हमारा सौरमंडल है, इसमें सूर्य है, फिर आपके 8 ग्रह हैं, उनके उपग्रह हैं तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गए, पुच्छर तारे हो गए, उल्कापिंड हो गए, इन सबको मिला के जो है कि सौरमंडल का निर्माण होता है। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया क्या है? सूर्य है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सौर परिवार का मुखिया आपका सूर्य है। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, और जो सूर्य है वह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और जितने भी आपके खगोलीय पिंड हैं जो कि हमारे सौरमंडल में है, वह सभी क्या करते हैं? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों को के समूह को सौर परिवार कहा जाता है। और सौर परिवार की बात करें तो जितने भी सूर्य हैं, सूर्य के साथ साथ जितने भी उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड हैं, उन सभी को सम्मिलित रूप से सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। आइए अपने सौरमंडल का के जो सबसे मेन जो आपका तथ्य है, सूर्य के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए जो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है, जो कि बहुत ही अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ यह तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ-साथ इसमें आपका जो है कि हीलियम गैसें पाई जाती हैं।
और इसके साथ-साथ यह बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। जो सूर्य है, वह हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख गोले जो है कि सूर्य के अंदर समा सकते हैं। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है और जो सूर्य है, वह पूरे सौरमंडल को ऊष्मा और प्रकाश भी प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किमी दूर स्थित है और जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से कितना दूर स्थित है? तो 15 करोड़ किमी दूर स्थित है। ये अभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है और इसके बाद 3 लाख किमी प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचता है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक कितने समय में आता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड में आता है और कितने इसकी चाल क्या है प्रकाश की? तो 3 लाख किमी प्रति सेकंड की चाल से जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी पे 8 मिनट 19 सेकंड में आता है। ये भी आपको ध्यान देना है। फिर आइए, अब सूर्य के बारे में हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रह के बारे में, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। आप सबको पता है कि ग्रह क्या होता है? जो जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों तरफ जो है कि एक निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाता है, उसी को ग्रह की संज्ञा में रखा जाता है। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है और जो आपके ग्रह हैं, इसमें जो है कि प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, यह सूर्य के प्रकाश से जो है कि चमकता है। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, जैसा कि आपको बताया गया है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो हमारी पृथ्वी है जिस पे हम लोग रहते हैं, यह भी एक ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आवृत्ति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हों। जो कि जो आपके ग्रह हैं, ग्रह की आकृति तो बड़ी होनी ही चाहिए। इसके साथ-साथ जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह गोलाकार हो या तो थोड़ा बोल दें तो अंडाकार हो और यह किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटे, तो वह उसको ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी तरह जो प्लूटो था, प्लूटो किस जो है कि अन्य ग्रहों की कक्षा में चला जाता था, इसलिए प्लूटो को जो है कि ग्रह की श्रेणी से जो है कि हटा दिया गया। आइए बात करते हैं, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पूछेगा कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सबको पता है कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम पहले आपका बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण और इसके बाद सबसे आखिरी में जो है कि वरुण है। अगर पूछे कि सूर्य के जो बढ़ती दूरी है, उसके क्रम में ग्रहों को जो है कि उसके क्रम में लिखिए तो सबसे पहले आपका बुध आएगा, बुध के बाद शुक्र आएगा, तीसरे नंबर पे पृथ्वी आएगी, उसके बाद मंगल आएगा, बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, अरुण आएगा और वरुण आएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बस पा में बस आ व। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। फिर इसके बाद सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सौरमंडल में जितने भी ग्रह ग्रह हैं, सभी क्या करते हैं? अपनी धुरी पे लट्टू की भांति घूमते हैं और सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। आइए आगे देखते हैं। शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए बात की जाए शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़ दिया जाए तो शेष जितने भी ग्रह हैं सभी क्या करते हैं? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण जो ग्रह हैं जो अपनी धुरी पे घूमते हैं उसको परिभ्रमण कहते हैं और सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। देखिए परिभ्रमण का सबसे आसान एग्जाम्पल है कि जो आप लोग लट्टू देखे होंगे, नचाने वाला जो लट्टू होता है, उसको आप न नचाएँगे तो क्या करता है
कि अपने जो उसका नुकीला सरिया होता है, कील होती है, उसी पे क्या करता है, घूमता रहता है। तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम कर लेंगे परिभ्रमण होता है। और जो चारों तरफ घूमेगा, जैसे कि आपका मान लीजिए कि आप कोई वृत्त बना रहे हैं, तो वृत्त का जो नुकीला भाग है, जहाँ पे हम वृत्त का सेंटर मानते हैं, उसके बाद जो पेंसिल जो चाप होता है, चाप को चारों तरफ घुमाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण बोलते हैं। और जो नुकीला भाग होता है, वह केंद्र पे ही होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिभ्रमण हम लोग बोल सकते हैं। चलिए आइए अपनी पृथ्वी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। एग्जाम में पूछा गया है कि जो पृथ्वी है वह सूर्य से दूरी के क्रम में कितने नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और आकार की बात करें तो आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है वह लगभग गोल आकार की है, लेकिन ध्रुवों पे थोड़ी क्या है, चपटी है, और मध्य में क्या है, थोड़ी-सी उभरी हुई है। इसलिए इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। इसीलिए इसके आकार को क्या कहा जाता है, भू-आब कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है, तो आपका भू-आब कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। देखिए अभी तक तो जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितनी भी खोजें हुई हैं, उसमें यही पाया गया है कि जीवन की जितनी भी परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां हैं, वह केवल पृथ्वी पे ही पाई जाती हैं। अन्य किसी ग्रह पे पृथ्वी जैसे पर्यावरण नहीं पाया जाता है। इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ग्रह हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे देगा शुक्र, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति। तो पृथ्वी जो है कि आपका हरित ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष में से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसको अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह नीले रंग रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसमें जो है कि पृथ्वी पे जल की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इसे भी जाने, आइए कुछ चीजें हैं इसको भी जान लेते हैं। खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंड से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। जैसे हमारा जो क्या बोलते हैं सौरमंडल है, इसी तरह अन्य भी कई सौरमंडल हो सकते हैं, जिसमें वहाँ उस सौरमंडल की पृथ्वी हो, अन्य विभिन्न प्रकार के ग्रह हो। अभी जो है कि इसका जो है कि खोज तो हुआ नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का जो है कि ये मानना है कि ऐसे भी जो है कि हमारे सौरमंडल की भांति भी अन्य जो है कि सौरमंडल हो सकते हैं, जिसके अपने खुद के ग्रह हों और वहाँ पे जो है कि जीवन की प्रक्रियाएँ चलती हों। बाकी अब जो है कि अभी बस यह एक अनुमान है, पूरी तरह से इसको जो है कि सत्य नहीं किया गया है। इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई पड़ता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है कि जब हम लोग पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी क्या दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। लेकिन पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह कैसा दिखाई देता है, तो वह आपका काला दिखाई देता है। 99.99% बच्चे क्या करेंगे कि नीला मार के यहाँ आएँगे, लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो पृथ्वी आपकी नीली दिखाई देती है। आइए उपग्रह के बारे में चर्चा करते हैं, उपग्रह क्या हैं? देखिए कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए उपग्रह की बात करें तो ग्रह क्या है? ग्रह जो है कि सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन उपग्रह क्या है? उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ-साथ यह सूर्य की भी परिक्रमा करता है, इसीलिए इसको उपग्रह की संज्ञा दी गई है। क्योंकि यह ग्रह की भी परिक्रमा करता है, इसके साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। और जो पृथ्वी है,
पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक ग्रह कौन-सा सॉरी प्राकृतिक उपग्रह कौन-सा है? तो चंद्रमा है। आइए यहाँ पे जो है कि उपग्रह की तालिक ग्रह और उनके उपग्रह की तालिका दी गई है जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है। बुध किस रंग का ग्रह है? तो आपका भूरा है, ठीक? बाकी ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब भी कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। शुक्र किस रंग का है? तो हल्का पीला है। पृथ्वी क्या है? नीला और हरा है। मंगल आपका जो है कि लाल और भूरा है और बृहस्पति आपका कैसा है? गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी जो है कि बृहस्पति पे है। इसके बाद शनि की बात करें तो शनि आपका जो है कि सुनहरा पीला है। अरुण की बात करें तो आसमानी है और वरुण की बात करें तो गहरा आसमानी है। देखिए इसके साथ-साथ इसके जो है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके उपग्रहों की संख्या दी गई है। तो स आपके बुध हैं, बुध के बाद पास कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जो कि आपका चंद्रमा है। मंगल के पास आपका 2 उपग्रह है। बृहस्पति के पास इसमें 69 उपग्रह दिए गए हैं, लेकिन प्रेज़ेंट में बृहस्पति के पास अभी खोजों के आधार पे पता चला है कि बृहस्पति के पास 92 जो है कि उपग्रह हैं। तो आने वाले सत्र में जो है कि चूँकि किताबें पहले ही छप चुकी थी इसीलिए इसमें 69 है। आने वाले सत्र में 92 जो है कि कर दिया जाएगा। और शनि की बात करें तो शनि पे जो है कि 62 अर्थात कि 62 शनि के उपग्रह हैं। इसी के साथ-साथ अरुण की बात करें तो 27 उपग्रह हैं और वरुण की बात करें तो 14 उपग्रह हैं। आइए अपनी पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी ले लेते हैं। देखिए जो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मतलब कि यदि पृथ्वी का जितना भी व्यास है, उसका 1/4 अर्थात कि 1/4 व्यास जो है कि चंद्रमा का है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है और यह जो हमारी पृथ्वी है, इसके सबसे निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी पर इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से इस चंद्रमा की जो दूरी है वह लगभग 3,84,000 किलोमीटर है और यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जो चंद्रमा है, चंद्रमा में भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, कोई ऊष्मा नहीं होती है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है, तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चाँदनी कहा जाता है। चाँदनी की बात करें, चाँदनी किसे कहते हैं? तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है और चंद्रमा से प्रकाश परावर्तित होकर जब पृथ्वी पर आता है, तो ये जो प्रकाश आता है उसको हम लोग चाँदनी के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट आपका चंद्रमा है, इसकी वजह से यह रात के समय में सबसे बड़ा पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा और आपका सबसे चमकीला दिखाई देता है। जो तारे हैं, वह सूर्य से बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन हमको क्या है कि बहुत दूर होने की वजह से यह बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं और जो चंद्रमा है, वह पृथ्वी के बहुत पास होने की वजह से सबसे बड़ा और सबसे चमकीला रात में दिखाई देता है। आइए कुछ और चीज़ें हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। इन्हें भी जानें। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण एवं परिक्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण एवं परिक्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। जो शुक्र और अरुण है, इनका जो परिक्रमण और परिभ्रमण है, वह क्लॉकवाइज़ होता है और बाकी सभी ग्रहों का परिक्रमण और परिभ्रमण एंटी क्लॉकवाइज़ होता है। अरुण के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं और जो अरुण के उपग्रह हैं, वह भी क्या करते हैं, अरुण के चारों तरफ क्लॉकवाइज़ जो है कि परिक्रमा करते हैं। फिर आगे देखते हैं। आगे आपका क्षुद्र ग्रह के बारे में दिया गया है, कुछ और पॉइंट हैं जो कि इनको भी हम लोग देख लेते हैं। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे-छोटे पिंड पाए जाते हैं। देखिए जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, इनकी कक्षाओं के बीच में असंख्य जो है कि छोटे-छोटे जो है कि
पिंड पाए जाते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और जो ये पिंड होते हैं, वह पिंड भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। इन्हें जो है कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं, इनको क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के मध्य जो है कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो है कि आपके ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे, जो और ये क्षुद्र ग्रह क्या हैं? यह इन्हीं ग्रहों के टुकड़े हैं जो कि करोड़ों वर्षों पहले जो है कि विस्फोट के कारण जो है कि यह ग्रहों से अलग हो गए थे। इसके बाद बात की जाए उल्का पिंड की। उल्का पिंड व उल्कास्म, ये दोनों एक ही होता है, इनके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं, ये क्या है? धूल व गैसों से निर्मित छोटे-छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते-घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं। जब यह पिंड क्या करते हैं, पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो यह क्या कर होता है कि इनमें घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं और यह पिंड जो है कि तेजी से पृथ्वी की ओर जो है कि खींचे हुए बढ़ चले आते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं और इसी जो उल्का पिंड है, इनको टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। प्रायः यह छोटे-छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं और यह जो पिंड होते हैं, यह वायुमंडल में ही जलकर क्या करते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्कास्म कहा जाता है और ये जो नष्ट होते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उल्कास्म कहते हैं। कभी-कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते हैं। इनकी कुछ अपशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुँच जाता है। इस अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है और जब यह जो है कि जो है कि जल के वायुमंडल में नष्ट नहीं हो पाते हैं, तो यह पृथ्वी की धरातल पे आ जाते हैं, कुछ इनका भाग आ जाता है और उसी को क्या कहते हैं, उल्का पिंड भी कहा जाता है। आइए पुच्छल तारे के बारे में जान लें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु, इनको धूमकेतु के नाम से भी जाना जाता है। चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड है। ये किसके बने हैं? तो चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने ये आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें आपकी धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूँछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूँछ हमेशा ही बाहर की तरफ होता है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। आपके एग्ज़ाम में पूछा है कि जो पुच्छल तारे हैं, इनका जो पूँछ किधर की होती है और जो है कि इनका सिर किधर की ओर होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूँछ क्या होती है, हमेशा बाहर की तरफ होती है, जो हमको क्या करती है, चम चमकती हुई दिखाई पड़ती है। इसके बाद देखिए आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं हैं, ऐसा क्यों संभव होता है? देखिए ये तो सबको जो है कि सबके मन में होगा कि सभी तारे या क्षुद्र ग्रह या उपग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ये एक-दूसरे से टकराते क्यों नहीं हैं, ऐसा क्यों है? तो इसके लिए एक क्रियाकलाप जो है कि दिखाया गया है। इस क्रियाकलाप को आप लोग पढ़ सकते हैं पीडीएफ लेकर। आइए देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, कुइपर मेखला क्या होता है? कुइपर मेखला आपका क्या होता है? यह वरुण के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिसमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं और जो धूमकेतु होते हैं, वह क्या करते हैं, अरुण जो है अरुण जो ग्रह है, इसी क्षेत्र में आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है और जो प्लूटो की बात करें तो प्लूटो किस मेखला में है? तो आपका कुइपल मेखला में है। ये भी आपका प्रश्न पूछा गया है कि
प्लूटो किस मेखला के अंतर्गत है, तो आपका कुइपल मेखला के अंतर्गत आता है। इसे भी जानिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। देखिए जो हमारा जो सौरमंडल है, वह इसमें जो है कि अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यह प्लूटो 9वां ग्रह था और प्लूटो क्या था? 9वां ग्रह था। यह वरुण की कक्षा की अतिक्रमण करता था, लेकिन प्लूटो क्या था? वरुण की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। यम का मतलब कि इसी को जो है कि प्लूटो के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या किया गया है? यम को अर्थात प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया? हटा दिया। आइए ब्रह्मांड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मांड के साथ-साथ कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपने तारे आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार पथ मार्ग को देखा है। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। बात करें की जाए कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो ये भी आपका प्रश्न आया हुआ है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं और मंदाकिनी का जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसको हम लोग मिल्की वे के नाम से जाना जाता है और इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी जैसा होता है। आप लोग प्रश्नों को उठा के देखिए प्रीवियस ईयर के, सेम एक-एक जो इसके पॉइंट एक-एक बिंदु लिखे गए हैं वह प्रश्नों के रूप में बने हैं। जो मिल्की वे अर्थात हमारी आकाशगंगा का जो आकार कैसा है, तो वह सर्पिलाकार तस्तरी नुमा है और इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं और इसमें लगभग कितने तारे हैं? 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है और जो हमारा सौरमंडल है यह इसी आकाशगंगा का क्या है? एक भाग है। इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएँ मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और इसी प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएँ मिलके क्या करती हैं? हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आपने विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो यहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी थोड़ा-सा चर्चा किया गया है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी चर्चा किया गया है। इसको देखने से पहले आइए हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष के बारे में देख लेते हैं। यह दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। जो प्रकाश वर्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई जितनी भी दूरी होती है, उसको प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं और प्रकाश वर्ष जो है कि दूरी मापने का इकाई है। इसकी इसकी माप लगभग 946 खरब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। तारों की मध्य दूरी, आकाशगंगा के आकार, आकाशगंगाओं की मध्य दूरी आदि दूरियाँ मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। बस आपको यही जानना है कि जो प्रकाश वर्ष है, यह एक दूरी का माप जो है कि इकाई है और 1 वर्ष में अंतरिक्ष में जितनी भी दूरी तय की ये सॉरी प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में जितनी भी दूरी तय की जाती है, वही जो है कि एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। आइए आइए हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी की और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगाओं का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसें तथा धूलकणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। तो कैसे हुआ है आकाशगंगा का निर्माण? तो हाइड्रोजन, हीलियम और गैसों तथा धूलकणों के बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं और जो आकाशगंगा को जो ये बादल बनाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो निहारिका नाम से जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों में से
गैसीय पिंड बने जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है और आकाशगंगा के केंद्र में क्या है, एक बहुत ही विशाल ब्लैक होल है जो कि गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। हमारे सूर्य हमारा जो सूर्य है अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य का जन्म कब हुआ, तो लगभग 5 अरब वर्ष पहले। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है और सूर्य जब से जन्मा है वह आकाशगंगा की केंद्र का क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे-छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इसी प्रकार धीरे-धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप में प्राप्त किया। आइए यहाँ पे कृष्ण विवर अर्थात कि ब्लैक होल के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई है। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव, आकर्षण से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। तो इसका नाम ब्लैक होल क्यों पड़ा? आप लोगों को ये पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो आइए आइए कुछ शब्दावलियाँ जो कि आप लोग देख रहे हैं, अंतरिक्ष क्या होता है? आप लोग जान ही गए हैं कि विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित रिक्त स्थान है, उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। ब्रह्मांड क्या होता है? तो असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें करोड़ों आकाशगंगाएँ हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? तो वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है, उसको उपग्रह के नाम से जाना जाता है। खगोलविद क्या है? वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनको खगोलविद कहा जाता है। तो आइए प्रश्न उत्तर हैं, आप लोग देख सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर देना है और यहाँ पे सही जोड़े बनाएँ। तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो कितनी अभी आपको लोग पढ़े हैं, मंगल ग्रहों के उपग्रहों की संख्या आप लोग पढ़े हैं 2 है, ठीक? तो ये आपका 2 से मिल जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग आपकी 15 करोड़ किलोमीटर है, या आप लोग अभी ऊपर पढ़े हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है, जो कि वर्तमान में कितने उपग्रह हैं? 92 उपग्रह हैं और आपकी बुक में 69 दिया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो शून्य उपग्रह वाला ग्रह क्या है? शून्य उपग्रह वाला जो आप लोग पढ़े हैं शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र और आपका बुध और शुक्र जो है कि शून्य उपग्रह वाले ग्रह हैं और दूरी का मापक कौन है? तो अभी आप लोग पढ़े हैं दूरी का मापक कौन है? प्रकाश वर्ष है, ठीक? तो इसके बाद यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो ये आप लोग करिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको पहला लेक्चर कैसा लगा। इसके बाद आपका पाठ 2 है पृथ्वी और चंद्रमा, जो कि अगले वीडियो में जो है कि इसको कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।